गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान का वीडियो लेकर के हाजिर हैं। अभी तक जो पिछले वीडियो में आपने जब प्रक्रम फर्स्ट का पोषण पढ़ रहे थे उसमें आपने पोषण में मनुष्य में पोषण पढ़ा, उसमें आप दांतों तक पढ़े थे। दंत सूत्र के बारे में पढ़े थे और दांतों के प्रकार के बारे में पढ़े थे और दांतों की संख्या के बारे में पढ़े थे, लेकिन कार्य के बारे में नहीं पढ़े थे। हमने कहा भी था कि कार्य के बारे में आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। देखिएगा ध्यान से आप, जो हमने मनुष्य में दांतों के कुल प्रकार के बारे में चर्चा की थी उसमें दांतों के कुल 4 प्रकार आपको बताए गए थे। कृंता, रदना, अग्र चमड़ा और चमड़ा, यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इन्हें शार्ट फॉर्म में इंसाइजर को आई, कैनाइन को सी, प्रीमोलर्स को पी, एम और मोलर्स को एम से प्रदर्शित करते हैं। इसी आधार पर दंत सूत्र भी आपको बताया गया था, जो आप पिछले वीडियो से देख सकते हैं जो नहीं देखे होंगे। अब देखिए, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कुल 32 होती है। तो हमने संख्या भी लिख रखी है, वैसे आप दंत सूत्र से भी संख्या निकाल सकते हैं। प्रत्येक दांतों की संख्या, कृंतकों की संख्या 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 निचले जबड़े में होते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को कुतरना। कुतरने का शब्द का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करना। जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ, जिन्हें हम बड़े रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी का टुकड़ा हो, फल का टुकड़ा हो या अन्य चीजें हो, सॉलिड फॉर्म। आवश्यकता होती है कि इनके पार्ट्स छोटे किए जाए, तब तो जाकर के उसे निकला जा सकता, अन्यथा कैसे निकलेंगे। तो इसका काम होता है भोजन को कुतरना। कुतरने का यहाँ सीधा सा मतलब है कि उसके पार्ट्स को छोटा करना। अब दूसरा है कैनाइन यानी रदना। रदना की कुल संख्या मनुष्य में 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। इसका कार्य होता है चीरना और फाड़ना, यानी यह भोजन के पार्टिकल्स को चीर देता है और फाड़ देता है। अब इसके बारे में देखेंगे एक बात ध्यान से। रदनक जो दांत है इसका काम होता है चीरना और फाड़ना, पार्टिकल्स को बीचों बीच से चीर देना या फिर किसी अन्य भाग से चीर देना और उसे फाड़ देना। ऐसा करने से मांस भक्षियों को मांस खाने में आसानी होती है। तो मनुष्य में रदनक पाया जाता है, इसीलिए मनुष्य शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी जीव है। रदनक का पाया जाना इस बात की पुष्टि करता है, क्योंकि यहाँ हमने नीचे लिख भी दिया है, शाकाहारी प्राणियों में रदनक का अभाव होता है। किसी भी शाकाहारी जंतु में रदनक नहीं पाए जाते। रदनक का पाया जाना ही मांसाहारी होने की पुष्टि करता है। अगर रदनक नहीं है तो जीव मांसाहारी नहीं होगा। अगर मांसभक्षी प्राणी केवल मांसभक्षी प्राणी है, ऐसे प्राणियों में रदनक अपेक्षाकृत काफी बड़े होते हैं। यानी मनुष्य सर्वाहारी के श्रेणी में आता है। मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी है, क्योंकि मनुष्य में 4 रदनक भी होते हैं, 2 जोड़ी, 2 ऊपर और 2 नीचे। 4 रदनक होने के कारण मनुष्य मांसाहारी है और शाकाहारी दोनों श्रेणी में आता है। क्योंकि रदनक अगर नहीं रहेगा तो भोजन को चीरने और फाड़ने का काम नहीं होगा और मांसभक्षी प्राणी जो होते हैं वो मांस को चीर और फाड़ कर ही खाते हैं।
अब देखिए इसमें जो भी बड़े मांसभक्षी जीव है जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, इन सब प्राणियों के रदनक अपेक्षाकृत काफी बड़े होते हैं। कुत्ते हैं, उनके आप आगे के दांत देखेंगे रदनक काफी बड़े होते हैं, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मांसाहारी हैं और मांस खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए उनमें रदनक का पाया जाना आवश्यक होता है। तो आप समझ गए होंगे रदनक का शाकाहारी प्राणियों में अभाव होता है, रदनक शाकाहारी प्राणियों में नहीं पाए जाते, जबकि सभी मांसाहारी प्राणियों में रदनक पाए जाते हैं और मनुष्य में भी रदनक पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी है। अगर मनुष्य का इतिहास देखा जाए, मानव की उत्पत्ति, तो मानव प्रारंभ से मांसाहारी ही था। वह पहले कच्चा मांस खाता था, फिर आग की खोज होने के बाद वह उसे भूनकर खाने लगा। तो मनुष्य का इतिहास भी मांसाहारी ही है, यानी इसीलिए मनुष्य में रदनक यानी कैनाइन पाए जाते हैं। और जो बड़े मांसाहारी जंतु हैं उनमें कैनाइन अपेक्षाकृत हम लोगों से काफी बड़े होते। अब देखिए अगला है अग्रचमड़क यानी प्रीमोलर्स। इनकी कुल संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। इनका काम होता है चबाना, भोजन को पूरी तरीके से चबाना। जब भोजन को चबाया जाएगा तो उसके पार्टिकल्स जो है वो एकदम से महीन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। उसके बाद चमड़क की कुल संख्या 12 होती है, 6 ऊपरी जबड़े में, 6 निचले जबड़े में। इसका काम होता है पीसना, भोजन को पीस करके महीन लुगदी के रूप में बदल देना, ताकि भोजन आसानी से ग्रसनी में प्रवेश कर सके। मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में आसानी से प्रवेश कर सके, इसीलिए भोजन का महीन लुगदी के रूप में परिवर्तित होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे दांतों के जितने प्रकार थे वो आपने पढ़ लिया और इनके कार्य को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा में अगला अंग। मुख गुहा का प्रथम अंग दांत और उसके पश्चात अगला अंग जिह्वा है, यानी टंग यानी जीभ। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दांत के बाद मुख गुहा में अगला अंग जिह्वा है, यानी जीभ, जिसे अंग्रेजी में टंग कहते हैं। देखिए भोजन के जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं दांतों के द्वारा, उसे महीन पीस लिया जाता है लुगदी के रूप में। तो उसके बाद आगे फिर जीभ द्वारा उसे अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है, पहला काम। दूसरा जीवा का सबसे प्रमुख कार्य जो है वह है स्वाद ग्रहण करना। जीभ किस लिए जानी जाती है मुख गुहा में? स्वाद को ग्रहण करने के लिए कि भोजन में किस प्रकार का स्वाद है, इसीलिए जीभ मुख्य रूप से जानी जाती है स्वाद ग्रहण करने के रूप में। तो जीवा कैसे स्वाद ग्रहण करती है देखिएगा। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, महीन एवं सूक्ष्म स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, इनकी संख्या लाखों में है। और ये सूक्ष्म स्वाद कलिकाएं, जो महीन स्वाद कलिकाएं होती हैं, यही स्वाद को ग्रहण करने का काम करती हैं। जैसे भोजन में जो टेस्ट है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा या कसैला है, इसका पता जीभ द्वारा लगता है। जीभ में उपस्थित स्वाद कलिकाएं स्वाद का ज्ञान कराती हैं।
तो जीभ का सबसे प्रमुख कार्य है स्वाद का ज्ञान कराना। और कैसे कराना उसके बारे में देखें। जीभ का जो अग्रभाग है, अग्रभाग वह मीठा स्वाद बताता है, यानी अग्रभाग पर स्थित स्वाद कलिकाएं मीठे स्वाद का ज्ञान कराती हैं। और जो किनारे पर भाग हैं वे खट्टे और नमकीन स्वाद का ज्ञान कराते हैं। और जो पश्च भाग है वह कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। ध्यान से देखिएगा, ये स्वाद कलिकाएं हैं, स्वाद का ज्ञान कराती हैं। अग्रभाग से मीठा, क्रमशः दाएं तथा बाएं उसके किनारे के भागों से खट्टा और नमकीन, और पश्च भाग से कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त स्वाद का ज्ञान कराने के अलावा और क्या कार्य है जीभ के? दूसरा है मुख गुहा की सफाई करना। जीभ को मुख गुहा का सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि हमारे दांतों में फंसे हुए और हमारे मुख गुहा में फंसे हुए भोजन को साफ कर देता है, यानी ये मुख गुहा की सफाई करने का भी काम करती है। और तीसरा है भोजन को निगलने में सहायक होती है। और इसके अलावा इसका प्रमुख एक और कार्य है बोलने में सहायता करना। बोलने में सहायता करना जीभ का एक और प्रमुख कार्य है, बोलने में सहायता करना। जब हम बोलते हैं तो उसमें जिह्वा अत्यंत सहायक होती है। बिना जीभ के बोल पाना असंभव है, यानी जीभ हिलती है उसके बाद ध्वनि बाहर की तरफ आती है। यानी इसका एक स्वाद के अलावा दूसरा प्रमुख कार्य बोलने में सहायता करना, मुख गुहा की सफाई करना, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। अब हम जीभ के आगे मुख गुहा में पढ़ेंगे। मुख गुहा में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है लार ग्रंथि। हमारे मुख गुहा में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथ, जिसका नाम है लार ग्रंथ, यानी सलेवरी ग्लैंड्स। एक ग्लैंड क्या है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी 3 पेयर होती हैं। ये जीभ के पाद यानी जीभ के पश्च हिस्से में मुख गुहा के आखिरी छोर पर लार ग्रंथियां स्थित होती हैं, जो संख्या में 3 जोड़ी होती हैं, यानी 6। इन लार ग्रंथियों से एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे लार कहते हैं। सलाइवा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम लार कहते हैं, यानी सलाइवा। यह चिपचिपा होता है और जल से कुछ भारी होता है, श्लेष्म की तरह होता है, चिपचिपा सा। इस लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। उस एंजाइमों के नाम है टाइलिन नंबर 1 और दूसरा लाइसोजाइम। ये 2 एंजाइम होते हैं। शेष लार में जल होता है और श्लेष्म होता है। देखिए, ये दोनों एंजाइमों का हमारे पाचन क्रिया में बहुत महत्व है। इन्हीं दोनों एंजाइमों से मुख गुहा में ही पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। ये 2 एंजाइम हमारे मुख गुहा में ही पाचन क्रिया को आरंभ कर देते हैं, यानी ये शुरुआत में ही होते हैं।
जो मुख्य भूमिका निभाते हैं और किसमें पाए जाते हैं, लार में। लार किससे निकलती है, लार ग्रंथियों से, जो 3 जोड़ी होती हैं, मुख गुहा के आखिरी छोर पर स्थित होती हैं। लार में पाए जाने वाले इन 2 एंजाइमों के नाम आपको 10th में भी पूछा जाएगा, आप आगे भी जो पढ़ाई करेंगे सब में पूछा जाएगा। यदि आप साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी, तो उसमें सब में इस बात का जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो लार में 2 एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं, जिनका नाम है टाइलिन और लाइसोजाइम। अब इनके कार्यों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टाइलिन का काम होता है मंड को शर्करा के रूप में बदलना। जो स्टार्च है उसे शुगर के रूप में कन्वर्ट कर देना। देखिए स्टार्च क्या है, मंड, जो हम कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तुएं खाते हैं, पदार्थ लेते हैं भोजन के रूप में, जैसे रोटी है, चावल है, केला है, आलू है, जो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं, उनमें मंड होता है स्टार्च। स्टार्च को ये शर्करा के रूप में कन्वर्ट करते हैं टाइलिन। क्योंकि मंड इसलिए होता है, कार्बोहाइड्रेट पौधों द्वारा संचित किया जाता है और पौधे अपना भोजन मंड के रूप में ही संचित करते हैं, और मंड को टाइलिन एंजाइम शर्करा के रूप में बदल देता है। शर्करा मतलब शुगर, ग्लूकोज के रूप में। इसीलिए रोटी देर तक चबाने पर हमें मीठी लगने लगती है। ये बार बार पूछा गया है कि देर तक रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो होता है वह रोटी में उपस्थित मंड को ग्लूकोज यानी शर्करा में बदल देता है। इसी कारण से जब हम रोटी चबाते हैं देर तक तो हमें मीठी लगने लगती है। इसके अलावा हम दूसरे एंजाइम के बारे में बात करेंगे, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है यह एंटीबायोटिक एंजाइम बोल सकते हैं इसको, यानी कि यह जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम है। यानी इसका काम है जीवाणुओं को नष्ट करना और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना। देखिए जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें अनेक हानिकारक प्रकार के जीवाणु भी आ जाते हैं, जो मुख गुहा में जाते हैं, और मुख गुहा में लार ग्रंथियों से जो लार निकलता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।